Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक प्रताप, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भागीदारी अधिनियम 1932। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम लोग विघटन के परिणामों की चर्चा करेंगे। विघटन के परिणामों की चर्चा करने के पहले हम पूर्ववर्ती व्याख्यान की ओर एक बार अपना ध्यान आकर्षित करेंगे कि विघटन के परिणाम विघटन के फलस्वरूप आते हैं। इसके पूर्ववर्ती व्याख्यान में हम लोगों ने विघटन के आधारों को पढ़ा। हमने देखा किस प्रकार एक भागीदारी फर्म का विघटन होता है। हमें इस व्याख्यान में आगे बढ़ने के लिए हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि हम विघटन के परिणामों की चर्चा जब करते हैं तो फर्म के विघटन के परिणाम की चर्चा करते हैं, ना कि भागीदारी के विघटन के परिणाम की। भागीदारी का विघटन और फर्म का विघटन दो अलग अलग विषय हैं। जब हम इस अधिनियम के अंतर्गत देखते हैं तो धारा 39 में यह परिभाषित किया गया है कि फर्म का विघटन क्या होता है, ना कि भागीदारी के विघटन को। क्योंकि फर्म का विघटन एक व्यापक शब्द है और यह स्पष्ट किया गया है कि फर्म के विघटन का तात्पर्य है जब सभी भागीदारों के बीच के आपस के संबंध विघटित हो जाएं, यानी सभी प्रकार की भागीदारी के संबंध का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। यानी कि फर्म का विघटन होने पर ही कारोबार समाप्त होता है और आगे के परिणाम या कर्तव्य या भागीदारों के अधिकार उसके अनुसार संचालित होंगे। जरूरी नहीं है कि जब भागीदारी का विघटन हो तो कारोबार खत्म हो और सभी प्रकार के अधिकार और दायित्व तो वही हो जो फर्म के विघटन के परिणाम में मिलते हैं। ऐसे में अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक फर्म विघटित होती है, फर्म के विघटन के आधार क्या क्या हैं और फर्म के विघटन के परिणामों की चर्चा हम आज के व्याख्यान का जो हमारा उद्देश्य है वह यह कि फर्म का विघटन होने के पश्चात भागीदारों के दायित्व क्या होते हैं। जब कोई फर्म विघटन हो जाती है तो फर्म के विघटन के बाद कारोबार समाप्त होने पर किसी भागीदार का क्या अधिकार होता है और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फर्म के भागीदार क्या क्या कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। और जब फर्म का विघटन होता है तो जो देय एवं आस्तियाँ होती हैं, अर्थात विघटन होने के पश्चात किस प्रकार सभी देवताओं को पूरा किया जाता है, उन आस्तियों का बंटवारा होता है। इन सभी का उल्लेख मूल रूप से इस अधिनियम की धारा 45 से धारा 48 तक के प्रावधानों के बीच में किया गया है। तो इस प्रकार आज के हमारे व्याख्यान का उद्देश्य विघटन के होने वाले परिणाम को और उनसे संबंधित विधिक प्रावधानों की चर्चा करना। इस परिचर्चा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण धारा 45 है, जो उन दायित्वों की चर्चा करती है जो भागीदार के कार्यों के लिए होते हैं और विघटन के पश्चात जन्म लेते हैं। धारा 45 की यदि हम अधिनियम में हेडिंग देखें तो हमें स्पष्ट होगा कि विघटन के पश्चात किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व। धारा 45 की उपधारा 1 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब भी विघटन यानी फर्म का विघटन हो जाता है तो फर्म के विघटन को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक इस बात की लोक सूचना ना दी गई हो। यानी फर्म के विघटन हो जाने के बाद भी अगर लोक सूचना नहीं दी गई है तो ऐसे सभी कार्यों के लिए जो भागीदार द्वारा किए जा रहे हैं और विघटन के पहले किए जाते थे, उस समय की तरह ही पर व्यक्तियों के लिए दायित्व पर अधिरोपित होंगे। यानी फर्म का विघटन हो जाने पर भी जब तक कि फर्म के विघटन की लोक सूचना ना दे दी जाए, भागीदारों में से किसी एक के द्वारा या किसी के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए जो विघटन के पहले किए जाने पर फर्म का कार्य समझा जाता, पर व्यक्तियों के प्रति भागीदार के नाते वह उत्तरदायी होंगे। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट करना होगा कि यदि कोई भागीदार जिसकी मृत्यु हो जाती है या दिवालिया न्याय निर्णित हो जाता है या ऐसा भागीदार
जो भागीदार के साथ व्यवहार करते समय यह ज्ञात रखता है कि अमुक व्यक्ति निवृत्त हो चुका है, ऐसे फर्म के भागीदार की संपदा को भागीदार की नियत तिथि के पश्चात किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार धारा 45 की उपधारा 1 में दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला कि जैसे ही किसी भागीदारी फर्म का विघटन हो जाता है, भागीदारी फर्म के विघटन हो जाने पर वह प्रति व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन भागीदारी फर्म का विघटन होने के लिए आवश्यक है कि उस भागीदार द्वारा इसकी लोक सूचना दी गई हो। ऐसे में यदि लोक सूचना नहीं दी गई है तो मुमकिन है कि पर व्यक्ति ऐसा समव्यवहार सद्भावपूर्वक विश्वास रखते हुए करे। ऐसे में यदि पर व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक विश्वास रखते हुए समव्यवहार किसी भागीदारी से किया जाता है और भागीदार ने अपने निवृत्त होने की लोक सूचना नहीं दी है, तो निश्चित रूप से वह उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे मानो वह फर्म के लिए कार्य कर रहा हो और अभी फर्म का विघटन नहीं हुआ हो। ऐसे में लोक सूचना का दिया जाना आवश्यक है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर लोक सूचना नहीं भी है तो भी विघटन की तिथि से फर्म व्यक्तियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्रमुख रूप से इनमें दो लोगों का उल्लेख किया गया है। एक, जब किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा, जब कोई भागीदार दिवालिया न्याय निर्णित हो जाता है। इस प्रकार उपधारा 1 में सूचनाओं के संबंध में बात की गई है, और जब उपधारा 2 देखते हैं तो उपधारा 1 के अधीन किसी भी सूचनाएं भागीदार के द्वारा दी जा सकेंगी। इसमें स्पष्ट होगा कि फर्म का विघटन हो जाने के लिए लोक सूचना देना आवश्यक है। यह सूचना कौन किसको दे सकता है? यह सूचना फर्म या फर्म के भागीदार द्वारा दी जानी चाहिए। फर्म का विघटन हो जाने के बाद यदि फर्म के विघटन की सूचना नहीं दी जाती है तो फर्म का भागीदार पर व्यक्तियों के लिए अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, और अपने में से किसी भी द्वारा किए गए कार्य के लिए विघटन के पहले जैसे वह किसी कार्य के लिए उत्तरदायी होता और फर्म उत्तरदायी होती, वैसे ही उत्तरदायी माना जाएगा। लेकिन यदि कोई भागीदार जिसे दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया गया हो या जिसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसे भागीदार की संपत्ति उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगी, क्योंकि मृत्यु होना अपने आप में एक लोक सूचना माना जाता है। विघटन को लोक सूचना जो दी जानी है वह एक अपेक्षा या एक मैकेनिज्म के अंतर्गत होना चाहिए। इसमें रजिस्ट्रार को भी सूचित किया जाना चाहिए ताकि फर्म के रजिस्ट्रार में व रजिस्टर में रजिस्ट्रार आवश्यक परिवर्तन कर सके। इस संबंध में जुग्गीलाल कमलापात्र बनाम शिवचंद्र बागरी का एक मामला महत्वपूर्ण दिखता है, जिसमें बागरी के 3 पुत्र चा, छा और जा थे जिन्होंने कारोबार चलाया। ऐसे में फर्म के कारोबार के चलते रहने के दौरान कुछ समय बाद जा को छोड़कर अन्य व्यक्ति जो पुत्र थे उसके, वो फर्म से अलग हो गए और फर्म अभी भी शिव कुमार जुग्गीलाल के नाम से चल रही थी। फर्म का नाम जो शिव रखा गया। फर्म का विघटन होने के बाद जा अकेले ही उस फर्म में काम कर रहा था, लेकिन एक और फर्म जुग्गीलाल कमलापत्र ने शिवचंद्र बागरी के फर्म के साथ एक संविदा किया। इस संविदा का उल्लंघन होने पर जुग्गीलाल ने फर्म के विरुद्ध वाद लाया, मुकदमा दाखिल करके जा के साथ चा और छा को भी इसमें दावे के अंतर्गत पक्षकार बनाया, और उसने तर्क दिया कि फर्म के विघटन की सार्वजनिक सूचना नहीं दी गई थी। फर्म जुग्गीलाल कमलापत ने जब संविदा किया था तो उस समय चा और छा के भागीदार होना उसको ज्ञात ही नहीं था। ऐसे में उसका यह तर्क अमान्य माना गया और चा और छा को डिक्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस फर्म में जुग्गीलाल की तरफ से केवल चा के विरुद्ध मामला संस्थित हो सकता है और चा और छा के विरुद्ध कोई डिक्री पारित नहीं करवाई जा सकती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि फर्म के विघटन की जानकारी किसी पर व्यक्ति को है तो यह आधार नहीं हो सकता कि फर्म को लोक सूचना नहीं दी गई थी। अर्थात लोक सूचना क्यों दी जाए? लोक सूचना देने का मात्र एक आधार होता है कि पर व्यक्ति यदि उस फर्म से या फर्म के भागीदारों के साथ कोई संविदा सद्भाव पूर्वक करता है तो ऐसे में उसके साथ कोई क्षति होने पर क्षतिपूर्ति देने के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए जिन्होंने ऐसी सूचना नहीं दी गई थी। अतः सूचना का आधार और सूचना का उद्देश्य मात्र पर व्यक्तियों के ज्ञान में लाना। ऐसे में यदि किसी पर व्यक्ति जो उस भागीदार या उस फर्म से समव्यवहार कर रहा है उसे पहले से ऐसी सूचना है तो वह यह तर्क नहीं ले सकता ऐसी सूचना लोक सूचना के रूप में
नहीं दी गई थी। इसके पश्चात विघटन के कारोबार का परिसमापन होने पर भागीदारों के क्या अधिकार होंगे, इसका उल्लेख धारा 46 में किया गया है। धारा 46 स्पष्ट करती है कि विघटन के पश्चात कारोबार का परिसमापन भागीदारों के अधिकार के अंतर्गत फर्म, उसके प्रतिनिधि, अन्य भागीदार के विरुद्ध यह हक है कि वह फर्म की समाप्ति होने पर उनके ऋणों को उपार्जित कराए, उनके ऋणों को समायोजित कराए और उनके अधिकार के अनुसार उस अनुपात में इसका वितरण या बंटवारा हो जाए। प्रत्येक भागीदार जो उसका प्रतिनिधि है फर्म के विघटन के विरुद्ध, उसको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह फर्म के संपत्ति के जो ऋण हैं उनको चुकाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। दूसरा, जो शेष परिसंपत्तियां बचती हैं उन्हें उनके अनुपातिक आधार पर उसके अनुसार बांटा जाए और जो संपत्तियां ऋणदाताओं के हित को सुरक्षित रखने के लिए फर्म के पास रखी गई हैं उसका विभाजन होने पर उसी अनुपात में उनको लाभ मिले जिस अनुपात में उन्होंने फर्म में धन लगाया है। इसमें फर्म के ऋण की अदायगी के लिए फर्म की संपत्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात यदि एक बार फर्म की संपत्ति में जो संपत्तियां प्रयोग की गई उनका प्रयोग जब ऋण की अदायगी के लिए किया जाए और ऋणों की अदायगी हो जाए और ऋणों की अदायगी होने के बाद भी यदि फर्म के संपत्तियों में कुछ बचता है तो शेष संपत्तियों से हिस्सों का बंटवारा होगा और जिसके हिस्से में जो अंश आएगा उसके व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान के लिए उसका प्रयोग हो सकता है और उसके बाद भी यदि कुछ बचता है तो फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए वह प्रयोग की जा सकती है। और भागीदारी की व्यक्तिगत संपत्ति पहले उस व्यक्तिगत हित के मृतक के विधिक प्रतिनिधि द्वारा निर्णित नियुक्त करने में आवेदन किया जाएगा तो उसे मिलेगी। उन मामलों में जहां विवाद मृतक भागीदार की मृत्यु के पहले हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने रवि प्रकाश गोयल बनाम चंद्र गोयल के वाद में यह निर्धारित किया कि ऐसा कोई यदि एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र है जो मध्यस्थ अधिनियम 1996 की धारा 40 में तथा भागीदारी की अधिनियम की धारा 46 और 48 के अनुसार है तो उसके अनुसार उसका बंटवारा होगा। यानी जो विघटन आलेख है उसके निष्पादन से भागीदारों के दायित्व का निपटारा नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब वह परिसमाप्त हो जाए और उसकी संपत्तियों का बंटवारा उनके आदेश। इसका सीधा और सीधा तात्पर्य यह है कि जब किसी फर्म का परिसमापन होता है तो फर्म के विघटन के बाद संपत्तियों का वितरण किस प्रकार किया जाए और भागीदारों के हित को कैसे प्रभावी किया जाए, इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि फर्म की जो देयता है वो चुकाई जाए। फर्म की देयता चुकाई जाने के लिए जो भागीदार है उनकी संपत्तियों का प्रयोग किया जाएगा। उनकी संपत्तियों का प्रयोग सबसे पहले उन ऋणों की अदायगी के लिए किया जाएगा जो फर्म के विरुद्ध हैं और फर्म के विरुद्ध जो ऋण है उनको चुकाने के बाद भी यदि परिसंपत्तियां बचती हैं तो उनका व्यक्तिगत ऋणों को चुकाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और उसके बाद जो संपत्तियां बचती हैं उनका उनके अंशों के अनुसार उनके विधिक प्रतिनिधियों को उसका वितरण दिया जाएगा। और इस प्रकार जब समापन हो जाता है तो समापन में भागीदारों को क्या अधिकार होते हैं, धारा 47 में इसकी व्याख्या की गई है। धारा 47 स्पष्ट करती है कि परिसमापन के प्रयोजन के लिए भागीदारों का सतत प्राधिकार, एक भागीदारी फर्म को आबद्ध करने का प्राधिकार और भागीदारों को अन्य भागीदारों के प्रति प्रतिबद्धताएं और ऐसी बाध्यताएं जो फर्म का विघटन हो जाने के पश्चात बने रहते हैं, फर्म के कामकाज के बराबर जो शुरू किए गए थे या आरंभ किए गए थे उसके लिए अगर न्याय निर्णय कर दिया गया है तो वह किसी भी दशा में इसके लिए आबद्ध नहीं हो सकते और इसका परंतु ऐसा स्पष्ट करता है कि वह उसके दायित्व को प्रभावित नहीं करते, जिससे न्याय निर्णय के पश्चात दिवालिया होना निर्दिष्ट किया गया है। सामान्यतः फर्म के जो भागीदार होते हैं उनके पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य फर्म के विघटन के पश्चात समाप्त हो जाते हैं और भागीदारों के फर्म के विरुद्ध आबद्ध नहीं करते। यानी कि एक सामान्य परिकल्पना है कि जब फर्म का निर्माण हुआ तो फर्म के निर्माण से वो एक संविदा के अधीन आए और आपस में संबंध हुए साझेदार के रूप में। धारा 4 भी स्पष्ट करती है कि यह संबंध है। यह कैसा संबंध है? पारस्परिक संबंध है जो भागीदारों के बीच में स्थापित होता है। यानी कि जब कारोबार के चलाने के अनुक्रम में भागीदार संविदा करते हैं तो आपस में पारस्परिक संबंध में बंटते हैं। ऐसे में यदि पारस्परिक संबंध में आने का कारण सिर्फ यह है कि वह संविदा में आए तो जैसे ही वह संविदा यानी कारोबार समाप्त हुआ, कारण का विघटन हो गया, वो संबंध खत्म हुए
उनके अधिकार और कर्तव्य भी अब एक दूसरे को आबद्ध नहीं कर पाएंगे, ऐसा धारा 47 का आशय प्रकट होता है। लेकिन धारा 47 में एक परंतुक भी है। धारा 47 में परंतुक में देखें तो धारा 47 स्पष्ट करती है कि कुछ विशेष कारणों से या कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए भागीदारी का फर्म को आबद्ध करने के लिए जहां पर फर्म विघटन के पश्चात भी बनी रहती है। विशेषकर धारा 43, धारा 45, धारा 47 और धारा 53 का प्रयोजन भागीदारी कारोबार को अंतिम रूप से समापन करना तथा आपसी लेखा निपटारा करने के पश्चात जो विघटित फर्म है उनके भुगतान के लिए शेष संपत्तियां, यदि शेष संपत्तियां चल भी हो सकती है, अचल भी हो सकती हैं, यदि शेष संपत्तियां नगद राशि में है तो उनके मध्य उनका बंटवारा किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रयोजन होते हैं जिसमें भागीदारी फर्म को आबद्ध करने का प्राधिकार होता है और उनके बीच की बाध्यताएं भी बनी रहती हैं। जैसे फर्म का समापन करने के लिए या उसके आवश्यक कार्य करने के लिए फर्म के विघटन के पश्चात प्रत्येक भागीदार का फर्म को आबद्ध करने का प्राधिकार तथा भागीदारों के अन्य पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य वहां तक बने रहते हैं जहां तक वे फर्म के मामलों में समापन करने के लिए आवश्यक हों। इसलिए फर्म के कामकाज के लिए जिस कार्य के लिए आवश्यक हो फर्म में आबद्धता जारी रखी जा सकती है और वह उन पर बाध्यकारी होगा। इसी तरह फर्म में किसी ऋण को चुकाने के लिए, जब फर्म में किसी ऋण की अदायगी हो रही है, खासकर उसके संबंध में यदि किसी भागीदार की संपत्ति लगी हो तो उसमें विनय पत्र का स्वीकार किया जाना वह फर्म पर भागीदारी को आबद्ध करता है। इसमें फ्रेजर बनाम करसा का वाद एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें विघटन के पश्चात फर्म का कुछ माल फर्म के ऋण के भुगतान के लिए बेचना तथा अन्य भागीदारों को बाध्य ठहराया जाना। एक और वाद देखने को मिलता है बॉर्न बनाम बॉर्न का, जिसमें भागीदारों की मृत्यु के पश्चात भागीदारों की मृत्यु के कारण जब फर्म विघटित हो गई तो बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर के फर्म की संपत्तियों के टाइटल डीड जमा कर दिए गए। यानी फर्म से टाइटल डीड को ले करके रख करके उनसे कर्जा लिया गया और ओवरड्राफ्ट लिया गया। ऐसे में यह निर्णय दिया गया कि भागीदारी के द्वारा ऐसा कार्य किया जाना जो मृतक हैं अपने उत्तराधिकारियों को एक प्रकार से उन्होंने आबद्ध कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति को ओवरड्राफ्ट के लिए टाइटल डीड्स को बैंक में कर्जे के रूप में सौंप दिया था। इसी प्रकार विघटन के समय जो समव्यवहार आरंभ हुआ है किंतु पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए फर्म को आबद्ध करने का प्राधिकार प्रत्येक भागीदार का फर्म के विघटन के पश्चात तब तक कायम रहते हैं जब तक कि आरंभ किए हुए विघटन के समय संपूर्ण समव्यवहार पूरा नहीं होता है और यह आवश्यक होता है। कभी कभी दिवालिया घोषित भागीदारों के द्वारा फर्म आबद्ध होंगे कि नहीं, इस प्रश्न पर धारा 47 स्पष्ट रूप से कहता है कि धारा 47 के परंतुक को जब हम देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलेगा, किसी भी ऐसे भागीदार के कार्य जिन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया है किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होते हैं, क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रभाव डालते हैं जो स्वयं दिवालिया हैं और दिवालिया होने के कारण न्याय निर्णय दिवालिया होने पर फर्म के किसी कार्य के लिए वो आपत्तिकारी नहीं होंगे। इसके बाद धारा 48 एक महत्वपूर्ण व्याख्या इस बात के लिए करती है कि भागीदारों के बीच लेखों का परिनिर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। धारा 48 यह बताती है कि भागीदारों के बीच में जो परिलेखाएं हैं, यानी परिसमापन के बाद जो उनके अकाउंट्स बुक निकले, उनके परिनिर्धारण का ढंग क्या होना चाहिए। विघटन के पश्चात फर्म के लेखा परिनिर्धारण में भागीदारों द्वारा किए गए करार के अध्ययन कुछ अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। जैसे हानियां, ऐसी हानियां जिनके अंतर्गत पूंजी की हानियां भी शामिल हैं या पूंजी की कमियां भी आती हैं, पूंजी में यदि आवश्यक हो तो उसी अनुपात में संदत्त कर दी जाएंगी जिस अनुपात में वो अंश पाने के लिए हकदार थे। फर्म की ऐसी आस्तियां जिनके अंतर्गत पूंजी करने के लिए या पूंजी देने के लिए अभिदत्त की गई रकम भी आती हैं, वो उपार्जित कैसे की जाएंगी, इसके संबंध में धारा 48 में कहा गया है कि फर्म पर व्यक्तियों के ऋणों के संदाय करने में, एक भागीदार द्वारा शुद्ध रकम से जो पूंजी निकलती है उसके संदाय में, उनके अनुपात के संदाय में और हर एक पूंजी लेखे के शुद्ध के संदाय में अनुपात में
अवशिष्ट और उसके बाद भी यदि कुछ अवशिष्ट रहता है तो लेखा जो पाने के अधिकार थे उनके अनुसार अंशों का बंटवारा हो जाएगा। यानी धारा 48 यह स्पष्ट करती है कि जब फर्म का समापन हो जाता है और आस्तियों के बंटवारे की बात आती है तो भागीदारों के बीच में लेखों का जो अकाउंट्स हैं उनका परिनिर्धारण किस प्रकार किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले जो पर व्यक्ति हैं उनके यदि कोई ऋण है उनका संदाय को चुकाना जाना चाहिए और उसके बाद फर्म में शोध कोई ऋण है तो उसका परिनिर्धारण किया जाना चाहिए, उसे चुकाया जाना चाहिए। और फिर तीसरी बात, उनका अनुपाती संदाय में जिस अनुपात में उनके ऋण थे उसका संदाय होना चाहिए। और जब एक भागीदार के पूंजी लेख जो शोध हो गए हों उसका अनुपातिक संदाय करने के बाद अगर कुछ बचता है तो जिस अधिकार और हक में वो अनुपातिक थे उसमें उनका बंटवारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार धारा 48 के अंतर्गत भागीदारों के बीच लेखा निर्धारण के ढंग की व्याख्या की गई है और यह धारा इस सिद्धांत के अध्ययन है कि इनके बीच यदि पहले से कोई करार मौजूद है। यानी कि यदि धारा 48 के सिद्धांत को देखना होगा तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि कोई पहले से कोई प्रतिकूल करार तो नहीं था। यदि भागीदारों के मध्य कोई करार है कि लेखे का निर्धारण करार के अनुसार ही किया जाएगा तो धारा 48 के किसी बात के होते हुए भी भागीदारों के मध्य करार के अनुसार लेखों का परिशोधन और निपटारा होगा। लेकिन यदि ऐसा कोई करार अनुपस्थित है तो धारा 48 के आधार पर ही इनके बीच परिशोधन का निर्धारण होगा। यानी इस प्रकार इस फर्म में जो हानि हुई है उसकी पूर्ति का ढंग, फर्म की संपत्ति का उपयोग करने का ढंग, इनके बारे में उपबंधित किया गया है। हानि के भुगतान के लिए जो फर्म को हानियां होती हैं इसका उल्लेख धारा 48 में किया गया है। हानियों से तात्पर्य ऐसी हानि से है जिसमें पूंजीगत हानि भी शामिल है। यानी इस हानि के लिए सबसे पहले लाभों में से, पूंजी में से और यदि आवश्यक हो तो भागीदार को व्यक्तिगत रूप से जिस अनुपात में वो लाभों पर आवश्यक होते थे अभिधान लेकर के पूरा किया जा सकता है। फर्म के लेखों का निर्धारण करते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले फर्म के लेखों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। धारा 48 के अनुसार इसके निस्तारण का जो ढंग दिया है उसके अनुसार ही किया जाएगा। लेकिन धारा 48 में ही यह उल्लिखित है कि यदि फर्म में जो विघटन के पश्चात निर्धारण होना है उसके संबंध में कोई करार है तो उस करार के अनुसार किया जाए। और फिर फर्म के लेखों के निर्धारण के लिए यह भी आवश्यक है कि पारस्परिक हितों की जानकारी होना, क्योंकि उनके हिस्सों के अनुपात के अनुसार ही हानियों की अदाई की जाएगी। इस प्रकार पारस्परिक अनुबंध में लाभ और हानि उनके अनुपात के हिसाब से की जाती है। यदि भागीदारी विलेख में उनके लाभ को उनके हिस्से संबंधी हिस्सों की जानकारी सभी भागीदार को उनके अनुपात में उपबंध ना हो तो पूर्ति में वो एक रूप से दायी होंगे। यानी प्रायः यह अधिकारी जब भागीदारों को पूंजी समान रूप से लगाई, यानी कि जब सभी भागीदार ने किसी फर्म के निवेश के समय समान अनुपात में पूंजी लगाई हो, तब यह समस्या उत्पन्न होती है कि क्या समान आधार पर ही संविदा की जाए। यदि बराबर बराबर विभक्त करने की संविदा है तो हानि में भी वो बराबर बराबर हानि का वहन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जैसे नावल बनाम नावल के बाद में दो भागीदार थे और उनके बीच में एक अनुबंध था कि फर्म से होने वाले लाभों और हानियों को वो समान रूप से बांटेंगे। ऐसे में जब बा की यानी दूसरे पक्षकार की भागीदार की मृत्यु हो जाती है और लेखों से यह जानकारी हुई कि आ ने अधिक पूंजी लगाई थी, तब निर्णित हुआ कि वो आ और बा लाभ में हिस्सा लेते हैं, फिर भी उनके द्वारा लगाई गई पूंजी बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में वह हानि से होने वाले कारणों में समान रूप से अभिदान करने के उत्तरदायी होंगे। यानी धारा 48 में यह महत्वपूर्ण हमें समझ लेना होगा कि जब भी कोई निवेश किया जाता है उस निवेश के समय यह ध्यान रखा जाता है कि आवश्यक नहीं है कि धन के मामले में जो भागीदार हैं वो बराबर का निवेश करें। तो इसी उदाहरण से समझा जा सकता है कि मान लीजिए कि एक भागीदार ने दूसरे भागीदार के साथ संविदा की और उस संविदा के अंतर्गत दोनों ने जो पूंजी लगाई उस पूंजी में बराबरी नहीं है, परंतु उन्होंने यह संविदा के अंतर्गत शर्त रखी कि उससे प्राप्त होने वाले लाभों और हानियों को वो बराबर बराबर बांटेंगे। ऐसे में जब एक पक्षकार या एक भागीदार की मृत्यु हो जाती है और यह पाया जाता है कि उन्होंने
लाभों को आपस में बराबर बराबर बांटा है तो क्या हानियों को भी आपस में बराबर बराबर बांटा जाए। लेकिन प्रश्न में समस्या तब आएगी जब देखा गया कि अरे दोनों द्वारा निवेश की गई अनुपात तो अलग है, लेकिन चूंकि वो लाभ के बराबर बराबर अंश को प्राप्त करते थे इसलिए अनुपातिक निवेश अलग होने के बावजूद भी हानियों का वो बराबर बराबर बंटवारा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस संबंध में एक मामला गार्नर बनाम मुरे का दिखता है, जिसमें भागीदारी विलेख के अनुसार 3 भागीदार थे जिन्होंने असमान पूंजी लगाई। अनुबंध के आधार पर उनके लाभों को बराबर बराबर अंशों में बांटना था। फर्म के विघटन होने के पश्चात ऋणदाताओं ने भागीदारों का ऋण अदायगी के पश्चात इतनी शेष नहीं बची थी कि भागीदारों को उनकी पूंजी मिल सके। यह आवश्यक था कि पूंजी का पूर्ण भुगतान करने के लिए पूंजी की कमी पूर्ति करने वाले भागीदार अनुपातिक अभिदान में करें। यह निर्णय हुआ कि 2 भागीदार ने चूंकि अभिदान दिया और तीसरा दिवालिया हो गया तो शेष बचे 2 भागीदार भी दिवालिया भागीदार की अंश की अदायगी के लिए बाध्य नहीं होंगे। ऋणदाताओं के भुगतान के लिए ऐसे में भागीदार ऐसी कमी की पूर्ति करने के लिए तो आबद्ध है, किंतु भागीदारियों की पूंजी वापस करने के लिए दिवालिया होने वाली या दिवालिया होने के कारण जो कमी आ गई उसकी पूर्ति करने के लिए वह उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि मान लीजिए कि इन 3 भागीदार में से एक भागीदार के पास कोई पूंजी की कमी होती तो पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए बाकी के 2 भागीदार को उत्तरदायी ठहराया जा सकता था, लेकिन गार्नर बनाम मुरे के बाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह कमी पूंजी की कमी के कारण ना होकर के उस व्यक्ति के दिवालिया हो जाने के कारण हुई है, तो ऐसे में एक व्यक्ति के दिवालिया हो जाने के कारण जो पूंजी में कमी आ रही है उससे उत्पन्न कमी को पूरा करने के लिए अन्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। एक अन्य वाद जिसमें बैंक ने एक फर्म को ऋण दिया, फर्म की तरफ से विलेख पर सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किया गया और यह निर्णित हुआ कि सभी भागीदार बैंक के ऋण के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि यदि भागीदारों के मध्य संविदा लाभ को आपस में विभाजित करने के लिए थी तो वह हानि को भी आपस में समान रूप से बांटने के लिए उत्तरदायी होंगे, चाहे पूंजी उनके द्वारा सामान्य रूप से लगाई गई हो अथवा ना लगाई गई हो। और इसी प्रकार इसकी उपधारा 2 स्पष्ट करती है कि संपत्ति के उपयोग के संदर्भ में फर्म की संपत्ति जिसमें भागीदारों द्वारा फर्म की पूंजी को शामिल किया गया है वो किस प्रकार इसमें प्रयोग की जाएगी, और उसमें 4 तरीके बताए गए हैं। पहला, पर व्यक्तियों के ऋणों की अदाई करने में, यानी सबसे पहले जो पर व्यक्ति हैं, पर व्यक्ति का अर्थात तीसरे पक्षकार जो फर्म के भागीदार नहीं है, फर्म को ऋण देते हैं या किसी अन्य कारण से समव्यवहार में शामिल हुए हैं, यदि उनके कोई ऋण है तो उनके ऋण की अदायगी पहले की जानी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक भागीदारी की पूंजी से भिन्न उन पूंजी अग्रिम धनों को जो उनके द्वारा देय है उसी के अनुपात में विभाजन करने पर। तीसरा, प्रत्येक भागीदारों की पूंजी को जो देय है उसका अनुपातिक भुगतान करने पर, तथा यदि बाद में संपत्ति कुछ शेष रह जाती है तो उस शेष परिसंपत्तियों को उन अनुपात के आधार में लाभों का बंटवारा होगा जिस अनुपात में उनके अधिकार थे, यानी उसके लाभों का हिस्सा पाने के अधिकारी थे, उसी के आधार पर वो बांट दिए जाएंगे। इस तरह इन तरीकों से और बताए गए क्रम के अनुसार फर्म की संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। फर्म के लेखों का निर्धारण जब करेंगे तो लेखों का निर्धारण करने के पश्चात यदि फर्म के संपदा में व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य पक्षकारों के फर्म पर बकाया ऋणों के भुगतान के लिए पूंजी की कमी है तो वह अग्रिम धन के लिए काफ़ी होंगे और संपत्ति का उपयोग करने में समस्या नहीं आती है। फर्म के द्वारा दिए जाने वाले धन का भुगतान उपरोक्त कर के अनुसार कर दिया जाएगा, लेकिन समस्या तब आएगी जब भागीदारों ने समान मात्रा में पूंजी नहीं लगाई थी और वह पूंजी धन के बंटवारे के लिए पर्याप्त भी नहीं है। ऐसी दशा में भागीदारों के मध्य संविदा के अभाव में जो भी हानि होती है और भागी द्वारा उनके हिस्सों के अनुसार उसके अनुपात में पूरा किया जाता है। यानी कि स्पष्ट हो जाएगा कि जब कभी कोई भागीदार दिवालिया हो जाए और बैंकों में कमी आ जाए तो दिवालिया भागीदार के हिस्से में आई कमी को पूरा करने के लिए अन्य भागीदार बाध्य नहीं होंगे। यानी कि इसका स्पष्ट निर्देश ये है कि मान लीजिए कि जो पूंजी है उससे जब बंटवारा किया जाना है या उससे जब ऋण की देयता चुकाई जानी है तो ऋण की देयता चुकाई जाने पर यदि एग्रीगेट कुल मिलाकर संपत्तियां ठीक हैं, पूरी हैं,
तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि संपत्तियां पूरी नहीं पड़ रही तो उनका भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा, किस अनुपात में। और यह समस्या तब और गंभीर होती है जब उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में नहीं है, क्योंकि बराबर संपत्तियां लगाई जा सकती हैं तो हानियों का बराबर वहन कर लेंगे, लेकिन बराबर नहीं लगाई जाती हैं तो कैसे में क्या होगा, कैसे मान लिया जाएगा कि वो बराबर का वहन करेंगे। इसलिए इस दृष्टि से यह धारा महत्वपूर्ण है। इसके बाद धारा 49 को हम देखते हैं, जो फर्मों के ऋण के लिए पृथक ऋणों के संदाय की चर्चा करते हैं। धारा 49 स्पष्ट करते हैं कि फर्म के ऋणों और पृथक ऋणों का संदाय जहां फर्म द्वारा शोध संयुक्त ऋण है और भागीदार द्वारा संयुक्त और शोध पृथक ऋण भी है, यानी संयुक्त ऋण भी है और भागीदारियों ने पृथक ऋण भी लिया है, ऐसे में संदाय किस प्रकार किया जाएगा। तो फर्म की संपत्ति का उपयोजन प्रथमतः फर्म के आपत्ति के संदाय में किया जाएगा, और यदि कुछ अधिशेष रहता है तो हर एक भागीदार का अंश उसके पृथक ऋण में समायोजित कर लिया जाएगा या उसको दे दिया जाएगा। और इस प्रकार किसी भी भागीदार की जो पृथक संपत्ति है उसका उपयोजन पहले पृथक ऋणों के संदाय में होगा, उसके बाद संयुक्त ऋण के संदाय में उसका संयोजन किया जाएगा। यानी धारा 49 ऐसे ऋणों के संबंध के बारे में उपबंध करती है जो फर्म द्वारा लिए गए हैं, तथा ऐसे भी ऋणों के भुगतान की व्यवस्था की गई है जो फर्म के संयुक्त ऋण ना होकर के भागीदारों के पृथक ऋण हैं, और उपरोक्त धारा में पृथक एवं संयुक्त ऋण के लिए अलग अलग नियम एवं प्रावधान बनाए गए हैं। यदि पृथक और अलग अलग है ऋण तो उनके लिए ऋण को बराबर बराबर बनाने के लिए दिया गया है, और इस धारा में जो नियम है वो इन पर लागू होंगे। और इसी के साथ ही साथ हमें धारा 50 देखना होगा। धारा 50 यह व्यवस्था करती है कि विघटन के पश्चात, जब फर्म का एक बार विघटन हो जाता है तो उपार्जित जो व्यक्तिगत लाभ भागीदारों के बीच यदि संविधान नहीं है तो किस प्रकार लागू होंगे। यदि किसी उत्तरजीवी भागीदार द्वारा किसी मृत भागीदार के प्रतिनिधि द्वारा किया गया हो, वहाँ भागीदार के प्रतिनिधि ने गुडविल खरीद लिया हो, वहाँ इस बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसके अधिकार पर कोई प्रभाव पड़े। मतलब कि फर्म में गुडविल एक महत्वपूर्ण विषय होता है, और यदि संपत्ति के बंटवारे के बाद, संपत्ति के परिसमापन के बाद अधिकारों का जब बंटवारा कर दिया जाता है, उसके बाद यदि किसी ने गुडविल खरीद लिया है फर्म का, तो इस धारा की कोई बात उस पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी इस धारा का उपबंध भागीदारों के मध्य संविदा के अधीन होता है। यदि किसी भागीदार को मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हो गया हो, तब विघटन के पश्चात किंतु फर्म के मामलों में समापन के पूर्व जीवित भागीदार या मृतक भागीदार का प्रतिनिधि भागीदार से संबंध किसी संव्यवहार में या फर्म की संपत्ति का प्रयोग किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए अर्जित करता है, तो वह धारा 16 का के अनुसार भागीदारों को उनके हिस्सों के अनुसार, उनके अनुपात के अनुसार हिस्सा देने के लिए उत्तरदायी होगा। भागीदारी अधिनियम में धारा 49 के साथ साथ धारा 50 यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह धारा 16 का के साथ साथ पढ़ने के लिए एकांतित करती है। जब भी हम धारा 50 की चर्चा करेंगे तो इसके अध्ययन में धारा 16 को एक साथ पढ़ना है, तभी इस आशय को हम समझ पाएंगे। धारा 16 यह उल्लेखित करती है कि फर्म के किसी संव्यवहार से जो कारोबारी संबंध है या फर्म के नाम के प्रयोग से कोई भागीदारी जब व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करता है, तो उस लाभ को फर्म को देने के लिए तथा उस लाभ का भुगतान फर्म को करने के लिए वह उत्तरदायी होगा। भागीदारों का यह दायित्व है कि व्यक्तिगत लाभों का हिस्सा फर्म को दे, और जब फर्म का विघटन हो जाता है तो विघटन के पश्चात भी कर्तव्य है कि और दायित्व है कि व्यक्तिगत मामलों का संपूर्ण रूप से समापन ना हो जाए तो एक की यदि भागीदारिता है, जब तक कि फर्म के दायित्व को, विघटन को जीवित भागीदारों एवं मृत भागीदारों के बीच विधिक प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होता है, जब तक कि फर्म का कामकाज पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार धारा 49, धारा 50, धारा 16 एक को आपस में मिलाकर पढ़ने पर हम इस आशय को निष्कर्ष के रूप में शामिल कर पाएंगे। यहाँ ध्यान देना होगा कि धारा 50 का जो उपखंड है वहाँ हमेशा लागू नहीं होता है, और जहाँ फर्म के विघटन के पश्चात भी
भागीदार या उनके प्रतिनिधि ने फर्म के गुडविल को खरीद लिया है। यदि फर्म का विघटन हो गया, फर्म का परिसमापन हो गया, लेकिन फर्म के किसी भागीदार ने या उसके प्रतिनिधि ने फर्म के गुडविल को खरीदा है, तो अर्थात उसकी साख को ले लिया है, तो वह भागीदार अपने कारोबार में फर्म के नाम का प्रयोग कर सकता है और इस तरह फर्म को लाभ देने के लिए आबद्ध भी नहीं होगा। मतलब कि सामान्य रूप से यह परिकल्पना की जाती है कि जब फर्म का विघटन हो गया तो फर्म के विघटन के पश्चात परिसंपत्तियों का वितरण हो गया, परिशोधन हो गया, सभी में उनके अनुपात में लाभों के अनुसार लाभ को बांट दिए गए। लाभ के बांट दिए जाने के बाद सभी के आपस के संबंध समाप्त हो गए, लेकिन यहाँ पर कारोबार की भी समाप्ति हो गई, कारोबार का भी अंत हो गया। ऐसे में कारोबार से संबंधित अब कोई नाम का प्रयोग नहीं होगा, कोई कारोबार नहीं होगा, कोई फर्म भी नहीं चलाएगा। सामान्य रूप से फर्म के विघटन के पश्चात सभी दायित्वों का निपटारा होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी प्रतियोगितात्मक फर्म को चलाने में, लेकिन अपेक्षा की जाती है कि जब वह कोई प्रतियोगी फर्म निजी तौर पर चलाएगा तो उसमें उस नाम का प्रयोग नहीं करेगा जब वह फर्म में कार्य कर रहा था। तो वह जो फर्म का नाम था, फर्म की साख थी, फर्म के नाम, फर्म के इत्यादि, फर्म के जो क्लाइंट थे उनका प्रयोग वो नहीं करता। लेकिन चूंकि अब वह फर्म विघटन हो गया तब वह इन सभी प्रतिबद्धताओं से मुक्त है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ निर्बंधन होते हैं, परंतु वो निर्बंधन तब समाप्त हो जाते हैं जब उसने फर्म के गुडविल या साख को खरीद लिया हो। ऐसे में यदि किसी भागीदार ने फर्म के गुडविल या साख को खरीद लिया है तब वह निजी तौर पर उनका प्रयोग व्यापार करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए कर सकता है, और यदि उससे कोई लाभ होता है तो फर्म लाभ को वह फर्म को देने के लिए आबद्ध नहीं होगा। कभी कभी समय पूर्व भी विघटन हो सकता है, यानी विघटन का जो समय सीमा है, यदि कोई निश्चित समय है कि फर्म का विघटन कब हो, ऐसे में यदि एक निश्चित समय के पहले फर्म विघटन हो जाए तो विघटन में प्रीमियम की वापसी करनी पड़ेगी, ऐसा धारा 51 प्रावधानित करती है। धारा 51 यह स्पष्ट करती है कि समय पूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी, जहां की किसी भागीदार ने भागीदारी में किसी निश्चित अवधि में प्रवेश करते समय कोई प्रीमियम दिया है और जब उस अवधि का अवसान हो जाता है तो उसके अवसान के पूर्व ही वह किसी भागीदार की मृत्यु के सिवाय किसी अन्य कारण से विघटित हो जाती है, वहाँ भागीदार उस प्रीमियम के उस भाग को प्रतिसंदाय पाने का हकदार होगा जो निबंधन के अधीन वह भागीदार बना था, और उस समय की हिसाब से वह भागीदार रहा होगा। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि यह युक्त है कि जब तक कि विघटन मुख्यतः उसके अपने उपचार के कारण ना हुआ हो, विघटन ऐसे करार के अनुसरण में ना हुआ हो, उसके प्रीमियम या उसके किसी भी भाग को वापस करने के लिए उपबंध अंतर्विष्ट नहीं होंगे। यानी कि धारा 51 उस परिस्थिति की परिकल्पना करती है कि जहां समय पूर्व कोई फर्म विघटित हो गई हो, और समय पूर्व फर्म विघटित हो जाने के पश्चात यदि फर्म में आते समय किसी ने प्रीमियम दिया हो और चूंकि उस अवधि का अवसान नहीं है, और अगर मृत्यु हो गई है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अन्य कारण से विघटित हो गई है तो वह उन अधिकारों को, प्रतिसंदाय को प्राप्त करने का अधिकार होगा जिस अवधि के लिए उसने प्रीमियम दिया हुआ था। यानी धारा 51 के अंतर्गत उन दशाओं की व्याख्या की गई है जिसमें नए भागीदार उस प्रीमियम को वापस ले सकते हैं जो उन्होंने दिया था। जहां भागीदार किसी निश्चित अवधि की भागीदारी में प्रवेश करते समय कोई प्रीमियम या अधिशुल्क देते हैं, यदि वह फर्म किसी भागीदार की मृत्यु के अलावा किसी अन्य कारण से उस अवधि के अनुसार या उस अवधि के अवसान के पूर्व विघटित हो जाती है, तो वह भागीदार दी गई प्रीमियम को वापस पाने के अधिकारी होंगे। प्रीमियम कितनी वापस होगी इसके बारे में उल्लेख धारा 51 में है, और जितने समय के लिए वह भागीदार रह चुका है या उन शर्तों का जिन पर भागीदार हुआ था, इन आधारों को ध्यान में रखते हुए जितना उचित हो उसे वापस किया जाएगा। प्रीमियम वापस करने के लिए इस धारा के अनुसार यह आवश्यक है कि फर्म का विघटन किसी भागीदार की मृत्यु के कारण ना हुआ हो बल्कि अन्य कारण से हुआ। यदि फर्म का विघटन भागीदारी की मृत्यु की वजह से हुआ है तो वह फर्म का प्रीमियम वापस पाने के लिए हकदारी नहीं। यानी धारा 51 उस दशा की बात करती है कि जब कोई भागीदारी किसी भागीदारी फर्म में
प्रवेश करता है। और जब कोई भागीदार भागीदारी फर्म में प्रवेश करता है तो उसने एक प्रीमियम दिया है। प्रीमियम जब उसने दिया वह तो निश्चित अवधि के लिए दिया कि एक निश्चित अवधि तक वह फर्म में करेगा, फर्म में रहने के लिए। लेकिन अगर फर्म का विघटन उस अवधि के पूर्व हो जाता है तो फर्म का विघटन उस अवधि के पूर्व क्यों हुआ, इसके लिए कुछ आधार भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि वह आधार उसकी मृत्यु नहीं हो। अगर मृत्यु होने के अलावा कोई अन्य आधार है जिसके कारण फर्म का विघटन है, तब वह उस प्रीमियम को वापस पाने का अधिकारी है। और यदि मृत्यु के कारण फर्म का विघटन हुआ है तो वह उस प्रीमियम को वापस पाने का अधिकारी, उसका अर्थ है कि उसके उत्तरजीवी उस प्रीमियम को वापस पाने के अधिकार का क्लेम या दावा नहीं कर सकेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ दशाओं में फर्म को प्रीमियम वापस करने का अधिकार नहीं रहता, जिन्हें अपवादिक दशा कहते हैं। यानी प्रीमियम वापस पाने के जो अधिकार के अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं, तो दशाओं में फर्म के किसी भागीदार को प्रीमियम वापस करने का अधिकार नहीं रहता, वो अपवादिक दशा है। जहां फर्म का विघटन भागीदार की मृत्यु के कारण हुआ हो। दूसरा, जहां फर्म का विघटन प्रीमियम देने वाले भागीदार के दुराचार के कारण फर्म का विघटन हुआ हो। जहां विघटन उस संविदा के कारण हुआ हो जिसमें प्रीमियम वापसी का कोई उल्लेख या उपबंध ना किया गया हो। और चौथा, भागीदारी जहां ऐच्छिक हो तथा भागीदारी के अनुबंध में प्रीमियम वापसी का कोई उल्लेख ना हो। अर्थात कि जब भागीदारी फर्म में निश्चित अवधि के पूर्व भागीदारी का विघटन हो जाता है तो सामान्य रूप से निश्चित अवधि के पूर्व भागीदारी का विघटन होने पर कोई प्रीमियम जो दिया गया है प्रवेश के समय, भागीदारी उसे पाने का अधिकार रखते हैं। लेकिन कुछ अपवादिक दशाएं भी हैं जब वह भागीदार के प्रीमियम को वापस पाने का अधिकार नहीं रखते हैं, जैसे कि जब यह समय पूर्व विघटन उनकी मृत्यु के कारण हुआ हो, उनके किसी दुराचार के कारण हुआ हो, इस संबंध में कोई संविदात्मक उपबंध ना हो, और जहां यह ऐच्छिक भागीदारी थी और इसमें प्रीमियम वापसी का कोई उल्लेख नहीं रहा था। इस प्रकार धारा 52 उन अधिकारों की चर्चा करती है जहां भागीदारों की संविदा कपट दुरुपदेशन के कारण विखंडित कर दी गई हो। यानी धारा 52 यह बताती है कि जहां भागीदारों की संविदा कपट या दुरुपदेशन के कारण विखंडित कर ली गई है, वहां भागीदार सृष्ट करने वाली संविदा उसके पक्षकार के आधार पर विखंडित कर दी जाएगी। जहां विखंडित करने का हक से अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अधिकार रखती है कि इस प्रकार कपट या दुरुपदेशन करने वाला पक्षकार किसी फर्म के अंश क्रय करने के निमित्त अपने द्वारा की गई राशि के लिए और अपने द्वारा अभिदत्त किसी पूंजी के लिए फर्म के उस अधिशेष या आस्तियों पर जो फर्म के ऋणों के संदाय के अवशिष्ट हों अधिकार पर या उसके प्रतिधारण के अधिकार का, या फर्म के ऋणों, फर्म के मदों, अपने किए गए संदाय के बारे में फर्म के लेनदारों की पंक्ति में रखे जाने तथा फर्म के सब ऋणों की बाबत क्षतिपूर्ति उस भागीदार या अन्य भागीदार के पाने के लिए जिसमें वह दुरुपदेशन या कपट का दोषी हो। और यदि भागीदार की कोई संविदा किसी पक्षकार द्वारा कपट या दुरुपदेशन के आधार पर विखंडित कर ली जाती है तो ऐसी दशा में विघटन करने वाले भागीदार को प्रतिकूल प्रभाव किए बिना क्या क्या किन किन चीज़ों के अधिकारी होंगे, उनके बारे में 3 बातों का उल्लेख किया गया है। पहला, कि फर्म के ऋणों का भुगतान करने के बाद जो संपत्ति अधिशेष रहती है वह उसे अपने हिस्से की पूंजी पाने के लिए रोकने तथा उसे प्रतिधारण करने के अधिकारी होगी। फर्म के ऋण के भुगतान के लिए उसने जो धन लगाया है उसके संबंध में फर्म का वह ऋणदाता माना जाएगा। तीसरा, फर्म के सभी ऋणों के संबंध में कपट या दुरुपदेशन के दोषी भागीदार या भागीदारों से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। और कपट या दुरुपदेशन के आधार पर संविदा को विखंडित करने के अधिकार के उद्देश्य से यह सीमित है कि संविदा करने वाला पक्षकार को उस स्थिति में पहुंचाना है जिस स्थिति में वह होता यदि ऐसा करार ना किया गया होता। इस तरह संविदा के विखंडन पर संविदा से निर्मित अधिकार वापस हो जाते हैं। यानी कि धारा 52 उन परिस्थितियों की बात करता है जब संविदा के विखंडन का जब कोई आधार कपट या दुरुपदेशन होता है। इसलिए धारा 53 का जो धारा 52 का सार है वह यह
कि इस संविदा को रीस्टोर करने की प्रोसेस की बात की जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि जब संविदा में इस प्रकार का कोई दोष होता है कि भर्म के भागीदार ऋण के लिए जब कपट या दुरुपदेशन करते हैं, तो उस समय कपट या दुरुपदेशन से प्राप्त होने के कारण संविदा के विखंडन का आधार उत्पन्न हो जाता है। और यह विखंडन का अधिकार इस उद्देश्य से होता है कि संविदा करने वाले पक्षकार को हम वापस उस स्थिति में पहुंचा सकें जिस स्थिति में वह उस समय होता यदि ऐसा करार ना किया गया होता। इस तरह संविदा के विखंडन पर संविदा के निर्मित करने का अधिकार वापस हो जाता है। इसी प्रकार धारा 53 एक महत्वपूर्ण धारा है जो है स्पष्ट करती है कि फर्म नाम या फर्म की संपत्ति को उपयोग में लाने से अवरुद्ध करने का अधिकार। धारा 53 फर्म नाम या फर्म की संपत्ति के उपयोग में लाने से अवरुद्ध करने के अधिकार की बात करती है कि फर्म के विघटित होने के पश्चात जो फर्म के भागीदार हैं, फर्म का प्रत्येक भागीदार, उन भागीदारों का प्रतिनिधि, यदि उनके बीच में कोई ऐसी व्यक्त या अभिव्यक्त संविदा का अभाव है, तो ऐसे में उसके प्रतिनिधि कारोबार के समय अन्य भागीदार कारोबार करने के लिए अपने निजी फायदे के लिए फर्म के कारोबार का नाम और फर्म के नाम का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसा अवरुद्ध उपयोग में लाने से उन्हें किया जा सकता है जब तक फर्म के कामकाज का पूरी तरह समापन नहीं हो जाता। लेकिन जहां की किसी भागीदार ने, उसके प्रतिनिधि ने फर्म के गुडविल को खरीद लिया है, वहां इस धारा की कोई भी बात भागीदार के इस अवरुद्ध करने वाले बातों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी फर्म के विघटन के पश्चात किंतु फर्म के कामकाज के पूरी तरह समापन के पहले किसी भागीदार को अपने निजी फायदे के लिए संपत्ति का उपयोग करने से अवरुद्ध किया जा सकता है। यहाँ स्पष्ट है कि धारा में समान कारोबार के फर्म के नाम पर धारा 53 फर्म के विघटन को बाध्यकारी संपत्ति या फर्म के प्रयोग से रोकने पर या रोक लगाए जाने की बात करती है। यह रोक फर्म की संपत्ति तक ही नहीं है, यह भागीदारी के फर्म के नाम में प्रयोग करने, संपत्ति के उपयोग में ना लेकर निजी नाम से कर सकता है। यानी कि अगर हम धारा 53 के उद्देश्य को देखें तो इसमें स्पष्ट है कि जब किसी फर्म का विघटन हो जाता है तो फर्म के विघटन होने के पश्चात फर्म के सभी भागीदार एक दूसरे के अधिकारों से मुक्त हो जाते हैं। उनके मध्य जो भागीदारी का संबंध है वो समाप्त हो जाता है। ना वो भागीदार आपस में एक दूसरे से किसी कर्तव्य के लिए आबद्ध होंगे, ना ही वह फर्म से किसी प्रकार आबद्ध होंगे। ऐसे में प्रश्न इस बात का है कि अभी तक वो जिस संविदा के अंतर्गत जिस फर्म से जुड़े थे, उस फर्म का या तो कोई कारोबार चलता हुआ कोई नाम था जिसे हम फर्म नाम कह रहे हैं, या उसकी संपत्ति थी। ऐसे में जो फर्म की संपत्ति थी या फर्म का नाम था, फर्म के विघटन के पश्चात क्या उनका प्रयोग किया जा सकता है? इसी बात पे धारा 53 स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि फर्म का परिसमापन हो गया है, तब भी जब तक फर्म के कारोबार का पूर्ण रूप से परिचालन खत्म ना हो जाए या फर्म के परिचालन का जब समाप्ति ना हो जाए, तब तक पूर्ण रूप से अभिसमापन होने तक, यानी परिसमापन की अभिक्रिया से और उस कारोबार के खत्म होने तक उस भागीदार या उनके प्रतिनिधि या उनमें से किसी के भी द्वारा अपने निजी हित के लिए फर्म के नाम या फर्म की संपत्तियों के नाम के प्रयोग को अवरुद्ध किया जा सकता है। यानी फर्म के विघटन के पश्चात, लेकिन फर्म ने जब तक कामकाज पूरी तरह समाप्त नहीं किया है, फर्म किसी भागीदार को अपने निजी फायदे के लिए फर्म के नाम या संपत्ति के प्रयोग के दुरुपयोग से रोके जाने का अधिकार प्राप्त रहता है और वह उसे रोक सकता है। इसी प्रकार धारा 54 व्यापार अवरोधी करार है। व्यापार अवरोधी करार के बारे में धारा 54 उल्लेख करती है कि व्यापार अवरोधी करार फर्म के विघटन या विघटन के पूर्वानुमान पर भागीदार यह करार कर सकेंगे कि उनमें से कुछ एक के या सबके विनिर्दिष्ट काल अवधि के विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर कारोबार के सदस्य कारोबार नहीं चलाएंगे। और यदि अधिरोपित निर्बंधन युक्ति हो तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा। धारा 27 भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत उपबंध का अपवाद है। धारा 27 में हर करार कोई व्यक्ति जिसमें विधिपूर्ण वृत्ति व्यापार या कारोबार को करने से रोकता है, उस विस्तार तक शून्य होती है।
यद्यपि धारा 54 करार व्यापार पर अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं, फिर भी किसी करार के रूप में विधिमान्य होंगे यदि उसमें दो शर्तें पूरी हों। जब करार में अवरोध की अवधि एवं क्षेत्र की सीमा बताई गई हो और दूसरा अवधि की क्षेत्र या सीमा पूर्वयुक्त हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 54 व्यापार अवरोधी करार की चर्चा करता है और व्यापार अवरोधी करार उस समय जब फर्म का विघटन हो या विघटन का पूर्वानुमान हो, यानी कि जब फर्म का विघटन हो रहा हो या फर्म के विघटन का पूर्वानुमान हो तो ऐसी रोक लगाई जा सकेगी कि भागीदार या भागीदारों में से किसी भी भागीदार का कोई प्रतिनिधि किसी भी रूप में किसी भी कारोबार को एक विनिर्दिष्ट काल अवधि तक नहीं करेगा या एक निश्चित सीमा तक या निश्चित भौगोलिक स्थिति तक उस कारोबार को नहीं करेगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि धारा 54 एक प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले करार पर अवरोध उत्पन्न करता है। इसीलिए धारा 27 यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 स्पष्ट करती है कि यदि किसी करार द्वारा या कोई ऐसा करार होता है जो कारोबार के संचालन, वृत्ति या विधिपूर्ण वृत्ति या व्यापार पर रोक लगाएगा तो वह शून्य होगा। यानी एक शब्द में कहें, व्यापार अवरोधी करार शून्य होते हैं। तो एक तरफ भारतीय संविदा अधिनियम व्यापार अवरोधी करार को शून्य मानती है, वहीं दूसरी तरफ इस अधिनियम यानी साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 54 व्यापार अवरोधी करार के बारे में उपबंध करती है। इसलिए हमें यह भी देखना होगा कि क्या सभी प्रकार के करार को रोकने करने के लिए धारा 54 कह सकती है। इसलिए धारा 54 की दो बातें स्पष्ट हैं कि जब तक कि करार उत्पन्न करने वाले नहीं समझे जाएंगे जबकि उनमें दो शर्तें ना पूरी हो, यानी करार में अवरोध की सीमा बताई जानी चाहिए कि किस सीमा तक अवरोध है और करार नहीं होगा, और दूसरा उनके अवधि की या क्षेत्र की सीमाएं युक्त हो। यानी जब करार में अवधि और क्षेत्र की सीमा निश्चित रूप से बता दी जाएगी तो यह एक युक्त तरीका है या युक्त कारण है व्यापार अवरोधक करार का। हम धारा 27 से इसकी चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन धारा 27 भी सामान्य रूप से यह उल्लेख अवश्य करती है कि व्यापार अवरोधक करार शून्य होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के व्यापार अवरोधक करार शून्य नहीं होते हैं। उसमें भी अपवादिक परिस्थितियों की चर्चा की गई है। धारा 27 में हम देखें तो वहां भी जैसे गुडविल यदि एक व्यक्ति ने व्यापार का गुडविल खरीद लिया है या एक व्यक्ति जो व्यापार का गुडविल बनाए रखा है, उसमें से एक व्यक्ति यदि अलग हो जाता है भागीदार के रूप में या सेवानिवृत्त हो जाता है तो फर्म द्वारा उसके ऊपर यह अवरोध लगाया जा सकता है कि निश्चित सीमा तक या निश्चित सीमा के दायरे तक या निश्चित समय अवधि तक वह उस प्रकार के व्यापार को नहीं करेगा। इसी प्रकार देव शर्मा बनाम लक्ष्मी नारायण के वाद में हम यहाँ देखेंगे कि दो व्यक्तियों द्वारा भागीदारी सृजित की गई और एक मिल करके विक्रय अभिकर्ता के रूप में वो एक मिल चला रहे। भागीदारी अनुबंध जब समाप्त हुआ तो उसमें से विघटन पर उनमें से कोई भागीदार उन्होंने शर्त रखी कि मिल से एजेंसी नहीं लेगा। मिल द्वारा एजेंसी खत्म कर दी गई। इसके पश्चात एक भागीदार ने वही एजेंसी अपने नाम से प्राप्त कर ली। दूसरे भागीदार द्वारा करार के अनुसार उसे रोकने के लिए मुकदमा किया गया, लेकिन वह असफल रहा। यह निर्णित हुआ कि कोई भागीदार फर्म का कामकाज नहीं कर रहा था और फर्म समाप्त हो चुकी थी, इसलिए ऐसा अवरोध लगाने का ना तो फर्म का कोई भागीदार का हित था और वह अवरोध बिना उद्देश्य के था, अतः वह शून्य था। इसलिए कौन कौन से अवरोध युक्त हैं और कौन कौन से अनुचित हैं, इसके बारे में कोई निश्चित मापदंड अवधारित नहीं किया जा सकता। यह प्रत्येक वाद की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। विघटन के पश्चात गुडविल का विक्रय, धारा 55 एक महत्वपूर्ण धारा है और यह कहती है कि विघटन के पश्चात फर्म के लेखे में यदि गुडविल भागीदारी के संविदा के अधीन रहते हुए अस्तियों में सम्मिलित किया जाता है तो वह पृथक रूप से फर्म की अन्य संपत्तियों के साथ साथ बेचा जा सकेगा। रामनिक वल्लभ दास माधवानी बनाम टर्नेल प्रवीण लाल माधवानी के बाद में यह निर्धारित हुआ कि गुडविल भागीदारी की संपदा मानी जाती है। जो फर्म काफी समय से चाय का कारोबार कर रही थी उसके लेखा के बंटवारे में गुडविल का भी मूल्य लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार गुडविल के क्रेता और विक्रेता के आधार, जहां फर्म का गुडविल विक्रय बेच दिया जाता है विघटन के पश्चात, वहां भागीदारी क्रेता और प्रतियोगी करार चला सकता है, लेकिन कुछ कार्य है जिसे वह प्रयोग नहीं करेगा,
जैसे वह फर्म का नाम उपयोग में नहीं ला सकता है और दूसरा फर्म का कारोबार जो चल रहा है और उस फर्म के कारोबार पे वह नहीं, यानी जो व्यापार अवरोधी करार होते हैं, कोई भी भागीदारी फर्म के गुडविल का विक्रेता क्रेता से यह करार कर सकेगा कि ऐसा भागीदारी किसी भी निर्दिष्ट काल अवधि या उसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वह ऐसा कारोबार नहीं करेगा। जैसा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 में उल्लेख किया गया है, उसमें किसी बात के होते हुए भी धारा 54 यहाँ पर अधिभावी होगा। यानी गुडविल को पृथक किए संपत्ति से विक्रय किया जा सकता है। संपत्ति का विक्रय एक अलग तथ्य है, गुडविल का विक्रय एक अलग तथ्य है। इसी प्रकार धारा 55 की उपधारा 2 में उल्लेखित है कि यदि फर्म के विघटन के पश्चात गुडविल बेच दी जाती है तो क्रेता फर्म के नाम से व्यापार कर सकता है, फर्म को अपने ग्राहकों के लिए याचना कर सकता है और गुडविल के क्रेता में जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे गुडविल के पश्चात विक्रेता के अधिकार बने रहते हैं और उसके लिए वह सार्वजनिक विज्ञापन भी कर सकता है। किंतु वह कौन कौन से कार्य नहीं कर सकता? वह फर्म के नाम का प्रयोग नहीं करेगा, उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेगा और उन ग्राहकों को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा जो समव्यवहार के पूर्व किए जाते थे। श्रीमती ट्रेगो द्वारा, यानी ट्रेगो बनाम हंट के केस में न्यायालय ने इस पर अभिमत व्यक्त किया कि किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह फर्म के विघटन के पश्चात फर्म के ग्राहकों को तोड़े और उनसे व्यवहार करे। इस प्रकार आज के व्याख्यान को अगर हम सारांश रूप में देखें तो हमने देखा कि आज के व्याख्यान में हमने स्पष्ट रूप से यह जानने की कोशिश की जब कोई फर्म विघटित हो जाती है तो विघटन के क्या परिणाम होते हैं, और इन परिणाम के भी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में हमने देखा कि फर्म के विघटन के जो अधिकार और कर्तव्य उन्हें मिलते हैं उनमें परिशोधों का जो शोधन होता है वह किस प्रकार होता है, देवताएं किस तरह दी जाती हैं, यदि कोई देयता बची हुई है तो उनकी समाप्ति किस प्रकार होती है, और फर्म के विघटन के पश्चात अधिकार और कर्तव्य के रूप में किसी भागीदार को क्या क्या प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार आज के व्याख्यान में हमने इन बातों को देखते हुए फर्म के विघटन के परिणामों को आज यहाँ देखा। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.